पेडागोजिकल साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं शिप्रा मिश्रा आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम आज अपना डिस्कशन प्रस्तुत करेंगे। आज आपकी क्लास का टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ। आपके सिलेबस में शिक्षण विधियाँ ज़्यादा नहीं हैं, 4 ही हैं, बट आप सभी ने टीचिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहले तो एक जनरल बात करते हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है बाइनिंग एंड बाइनिंग की कि अच्छी विधियाँ वे हैं जो रुचि और प्रयास को उत्प्रेरित करती हैं, जो स्वक्रिया और स्वतः प्रेरणा विकसित करती हैं, जो छात्रों को स्वतंत्र विचार और निर्णय हेतु प्रेरित करती हैं और जो सहयोग एवं समाजीकरण को प्रोत्साहन देती हैं। ये एक डेफिनेशन है कि शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरह से इस कोटेशन से 2-3 बातें निकल के आती हैं कि वो इंटरेस्ट और एक्टिविटी ओरिएंटेड होती हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्रिएट करती हैं और स्टूडेंट्स को अपना काम करने के लिए उनको सहयोग देती हैं। वैसे तो साइंस में बहुत सारी मेथड्स हैं, टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड्स, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बट आपके सिलेबस में मेन ऑब्जर्वेशन मेथड और एक ऐसे ही 1-2 मेथड आपके इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, ये मेन आपके सिलेबस में है। तो हम जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है या प्रेक्षण कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप एक जनरल भाषा में कहें तो किसी भी चीज़ को एक तरीके से उसको देखना, उसके गुणों को आंकना, उसको समझना। अब वो सारी चीज़ों का आकलन चाहे आप उसमें पार्टिसिपेट करके करें या आप दूर से देख के करें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द पीपल, ऑब्जेक्ट एंड अकरेंस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। मीन्स आप उसमें या तो पार्टिसिपेट करेंगे या आप दूर से ही उसका अवलोकन करेंगे, दूर से ही देखेंगे। पीवी यंग ने एक स्टेटमेंट बोला है, कोटेशन दिया है कि प्रेक्षण नेत्र के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में एक ऐसा क्रमबद्ध तथा विचारपूर्वक अध्ययन है जो कि उनके घटित होने के समय पर किया जाता है। प्रेक्षण का उद्देश्य विषम सामाजिक घटनाओं, संस्कृति के प्रतिरूपों अथवा मानव व्यवहार के अंतर्गत सार्थक अंतर संबंधित तत्वों के स्वरूप और विस्तार को ज्ञात करना है। ऐसे ही एक कोटेशन गुड एंड हेड का भी है। वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में व्यक्तियों के अधिकांश ज्ञान की व्युत्पत्ति अनियंत्रित प्रेक्षण पर ही आधारित होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह का है। 2 तरह का क्या है? ऑब्जर्वेशन कई तरीके का है कि या तो आप पार्टिसिपेट करें या ना पार्टिसिपेट करें या पार्शली पार्टिसिपेट करें, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट है, सेमी पार्टिसिपेंट है, किस तरह का है। और अगर मास ऑब्जर्वेशन है ना, कंट्रोल्ड वे में ऑब्जर्वेशन है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में ये क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, इसमें एक सरल, स्वतंत्र और सामान्यतः निष्क्रिय प्रेक्षण होता है। इस अध्ययन में स्वाभाविक, सूक्ष्म
और स्वतंत्र रूप को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे प्रेक्षण द्वारा अध्ययन में प्रायः समस्त प्रकार के नियंत्रणों का अभाव रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो अनियंत्रित है वो हम कहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे किस जगह हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। अब ये भी कई तरीके से हैं कि हम पर्सनल बायस कर रहे हैं, व्यक्तिगत पक्षपात कर रहे हैं, मानव व्यवहार की कृत्रिमता आर्टिफिशियली कर रहे हैं, इमोशनल असेसमेंट कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन पर डिपेंड होकर इसका डिसीजन ले रहे हैं। तो अब ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन किस तरीके से चीज़ों का कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेंट वाला ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या होता है कि वो उस क्रिया में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। जो चीज़ को वो आकलन करना चाह रहा है उसमें जो शोधकर्ता है वो क्या करेगा, उसमें कहीं ना कहीं उसी की क्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें वो सम्मिलित हो जाएगा। जैसे कि मान लो किसी भी कोई एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लें कि किसी टीचर ने बच्चों के बीच में कोई एक्टिविटी रखी है और वो उसको ऑब्ज़र्व करना चाहता है, तो वो भी उसी में एक एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे और देखे कि उसमें क्या गतिविधि है। दूसरा क्या है कि वो पार्टिसिपेट ना करे, दूर से बैठ के उसको ऑब्ज़र्व करे, है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो डिफरेंट टाइप के हैं, इनका पर्पस उसका अवलोकन करना है, उसके गुणों को जानना है, उसकी क्रियाविधि को समझना है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या क्या इसकी लिमिटेशन है। तो आपने एक चीज़ देखी कि वो पार्टिसिपेंट हो या नॉन पार्टिसिपेंट हो, लेकिन इसकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह से देखी जा सकती हैं कि आप उसको असेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसका जो कॉस्ट है वो बहुत लोअर रहता है ना, और इसका जो डाटा है वो बहुत एक्यूरेट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें चीज़ों को हम केवल एक अपने आधार पे बना रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम ये उसके ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो उसका रिस्पॉन्स ये जानते हुए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, तो वो हो सकता है आर्टिफिशियली दे दे, अपना बिहेवियर चेंज कर दे, तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, पूर्ण तरह से विश्वसनीय नहीं होगा, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर हमें पता चल जाती है तो हम अपने उसमें बहसनेस आ जाती है, पक्षपाती ढंग से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ऑडियलिटी एंड विजुअल कॉजेज़ हैं, लैक ऑफ रिस्पोंडेंट ऑथेंटिसिटी है, और इसमें और भी इसी तरह के बहुत सारे डिसएडवांटेज दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग विधि क्या होती है। प्रयोग में हम चीज़ों को करके देखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं और वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, है ना, चर हैं या हमारा कैसा वेरिएबल है। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसको क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर स्टडिंग बिहेवियर। इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। इन दिस मेथड the investigator tries to study the cause and effect relationship regarding human behavior by performing experiment. इसकी characteristics क्या हैं? It is essentially requires at least 2 persons, the experimenter and the subject. Usually the experimental method is applied one person in a random order. Merits क्या हैं? It is the most systematic method and condition can be completely controlled. The data collected can be analyzed in an objective manner and so it is reliable. A cause-effect relationship of individual behavior can be established. The findings of experimental method are open to critical examination and verification. It discards subjective experiments. Demerits क्या हैं? As human behavior is changeable,
Identical behavior of the same individual not occur even under identical condition at different times. This experimental method is costly and time consuming. This method must have specialized skills to conduct experiment. The tool used in experiments may not be satisfactory and therefore the obtained data may not be reliable. आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट प्रयोग विधि में हमें अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं वेरिएबल्स चाहिए कि हम अपना प्रयोग किस में क्या देख रहे हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट को हम कैसे देख रहे हैं, किसका प्रभाव किसके ऊपर देख रहे हैं। तो कोई हमारा स्वतंत्र चर होगा, कोई हमारा परतंत्र चर होगा। अब हम जिसका प्रभाव जिसके ऊपर देख रहे हैं उसके हिसाब से हम चीज़ों को एस्टिमेट करेंगे। अब इस मेथड में ये चूँकि पूरी तरह से रिलायबल है, हम इसमें प्रयोग के आधार पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को प्रूफ करते हैं। इसमें समय भी बहुत लगता है और ये कॉस्टली भी पड़ जाता है और इसके लिए एकदम पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड तरीके से इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड है टीचिंग का, ये जो दो मेथड्स आपको बताएं, ये दोनों ही एकदम परफेक्शन वाले मेथड्स हैं। हम किसी भी चीज़ को ज़रूरी नहीं है ह्यूमन बिहेवियर को ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंटल मेथड से जज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं वहाँ पर हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड अपने आप में अपने नेम को शो कर रहा है। ह्यूरिस्को ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है खोज करना। आई फाइंड या इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसको सबसे पहले प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको विज्ञान शिक्षण के लिए यूज़ किया और इसका शाब्दिक अर्थ है ह्यूरिस्को का टू फाइंड, खोज करना। Heuristic method is a method of teaching which involve our placing and students as far as possible in the attitude of a discover. हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो विधि है इसके कुछ अपने स्टेप्स हैं। इसमें आप सबसे पहले अपनी समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तथ्यों की खोज करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, तब आप निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं। Any presentation of the problem, search of the fact, formation of the hypothesis, testing of hypothesis, generalization या drawing out a rule। अब इस विधि में हम किन चीज़ों की खोज कर रहे हैं? यह जो शिक्षण है यह वो विधि है जो छात्र को यथासंभव खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखती है। अन्वेषण विधि शिक्षण की वो विधि है जिसके द्वारा सीखना एक तरीके से एक चैलेंजिंग कंडीशंस, सारी समस्याओं का समाधान से ही इसकी शुरुआत होती है। हम इसमें जो भी स्टूडेंट जो भी कुछ खोज कर रहा है वो सबसे पहले उस समस्या की बात करता है कि वो क्या जानना चाहता है, किसकी खोज कर रहा है, क्या उसके माइंड में है, वो छात्रों के सामने क्या बात रखना चाहता है। फिर वो अपने उन जो भी उसने सोचा, जो भी वो समस्या उसने ढूंढी है, उनके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करता है कि क्या उसमें उसकी समस्याओं को कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे संबंधित वो चीज़ों को खोज रहा है। फिर वो कोई एक हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उसकी वो टेस्टिंग करता है और फाइनली उससे जो भी रिजल्ट आता है उसको वो जनरलाइज करता है, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके जो गुण हैं, जो इसके लाभ हैं, एडवांटेज हैं,
वो एक तरीके का क्या है कि ये एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। ठीक है। दिस मेथड lay emphasis on individuals' practical work, thus it makes the child self-reliant. Also, the method help in developing self-learning and self-direction. The students develop the habit of inquiry and investigation. साथ ही साथ उसमें खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ये छात्रों में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बनाने में भी सहायक होती है। ये छात्रों की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड देयरफॉर द सिलेबस विल नॉट completed in the prescribed time period. This method is suitable when the teacher is enthusiastic and gifted. It is too technical and scientific for an average teacher. The method demands hard work, great efficiency, training in scientific methods from the teachers. Sufficient skill and training are required for the gradation of the problem. The method could be applied only to small classes with less number of students. हम इसमें बहुत ज़्यादा बड़े दायरे में इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुशल और योग्य शिक्षकों की ज़रूरत होती है। इस विधि में अन्वेषण की गति जो है वो अत्यंत धीमी रहती है और अधिगम की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी रहती है। कुशल टीचर चाहिए, शिक्षक का उत्तरदायित्व भी इसमें बढ़ जाता है और ये कहीं से भी मितव्ययी नहीं है। इसमें बहुत अधिक समय और शक्ति यूज़ होता है और ये निम्न स्तर के छात्रों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट इसके अकॉर्डिंगली फिट नहीं होता है। ओके, थैंक यू।